हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर ब्लड से रिलेटेड टोटल 10 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, उसके अंदर मैंने आपको पूरे लगभग 30 क्वेश्चंस आपको याद करवा दिए थे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपने देखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसकी जो लिंक है मैंने ऊपर आई बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी डाल रखी है। इसके साथ ही जब एंड स्क्रीन होगी उसमें भी मैं आपको उस वीडियो की लिंक लगा दूंगा, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी जो लिंक है आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने उसमें आपको क्लोटिंग फैक्टर याद करने की ट्रिक बताई है। इसके साथ ही विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, जिनका हमेशा स्टूडेंट जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं वो क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है। इसलिए यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देख ले, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने टोटल 10 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, ठीक है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। देखिए, ये मैंने क्लोटिंग फैक्टर को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी। फिर पप्पू तो चितौड़ पहुँचा नहीं, प्रेइंग एट क्रिसमस स्टुअर्ट प्लान हिंदू फीमेल, ये ट्रिक है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, उस वीडियो को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसके साथ ही मैंने जो क्लोटिंग फैक्टर है उसको याद करने का भी मैंने तरीका बताया था। तो ये जैसे कि मैंने इसमें केन्या का स्कोर 279/10 इस प्रकार से मैंने ट्रिक बताई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जा करके लिंक ले सकते हैं, या फिर ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है आपको उस आई बटन से ले सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड के अंदर भी आपको जो एंड स्क्रीन होती है लास्ट में जो वीडियो के एंड के अंदर भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। हम क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, तो उसके साथ ही आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से क्या होता है, आपको जो क्वेश्चंस है आज का आज यहीं का यहीं याद हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। परनीसिस एनीमिया इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन बी विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी फोलिक एसिड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको हमारे चैनल पर आने वाली जो नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मिल जाती है। इसके साथ ही हम जो आप लोगों को तैयारी करवाते हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन B12, यानी विटामिन B12 की कमी से या डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलता है आपको, पर्नीशियस एनीमिया। अब फ्रेंड्स, पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है। पर्नीशियस एनीमिया जो है अपना एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसके अंदर होता क्या है कि जो स्टोमक की जो पेराइटल सेल्स होती है, स्टोमक की जो पेराइटल सेल्स होती है वो पर्याप्त मात्रा में इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट नहीं कर पाती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्नीशियस एनीमिया इज ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टोमक लाइनिंग फेल टू सिक्रेट इनफ इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी पर्याप्त मात्रा में इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट नहीं कर पाती है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो करता क्या है फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता कहाँ से, तो इंटेस्टाइन से होता है, विच इज़ रिजल्ट इनटू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इनटू ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। यानी पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, पर्नीशियस एनीमिया एक क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर होता क्या है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो स्टोमक की जो पेराइटल सेल्स है इस इंट्रिंसिक फैक्टर को पर्याप्त मात्रा में यानी इनफ मात्रा में जो है सिक्रेट नहीं कर पाती है। इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, विटामिन B12। यदि फ्रेंड्स आपको जो है यदि एग्ज़ाम के अंदर विटामिन B12 और पर्नीशियस एनीमिया दोनों ऑप्शन में हो और तीसरा ऑप्शन हो बोथ, तो फिर उस कंडीशन में आपको राइट आंसर क्या जाएगा, बोथ जाएगा। क्योंकि पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर की जो है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो पर्याप्त मात्रा में सिक्रेट नहीं हो रहा उसकी वजह से विटामिन B12 की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी। इसलिए यदि पर्नीशियस एनीमिया के अंदर आपको विटामिन B12 भी ऑप्शन में हो और जो इंट्रिंसिक फैक्टर भी ऑप्शन में हो, तो उस कंडीशन में जो है आपका जो आंसर क्या जाएगा, बोथ पे आपको टिक करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके साथ ही आपको बता दूं फ्रेंड्स, विटामिन B12 को हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर किसको कहते हैं फ्रेंड्स, विटामिन B12 को है कहते हैं। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम GIT, यानी
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है, इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें फ्रेंड्स, द टेस्ट डन टू डिटेक्ट हिमोलाइटिक एनीमिया इन न्यू बॉर्न। यहाँ पे क्या रहा फ्रेंड्स, न्यू बॉर्न के अंदर हिमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है हमारा डायरेक्ट कुम टेस्ट, ऑप्शन बी है प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन सी है इनडायरेक्ट कुम टेस्ट एंड ऑप्शन डी है ब्लड कल्चर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द राइट आंसर, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है आंसर गलत करके आते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज द डायरेक्ट कुम टेस्ट। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए डायरेक्ट कुम टेस्ट जो है न्यू बॉर्न के अंदर, कहाँ आ रहा है, न्यू बॉर्न के अंदर हिमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के काम में आता है। कौन सा टेस्ट, डायरेक्ट कुम टेस्ट। हम बात करेंगे डायरेक्ट कुम टेस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो न्यू बॉर्न है क्या एक लाइव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उस लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं। और जो इन विट्रो, आपने नाम सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो ट्यूब के अंदर जो टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, इनडायरेक्ट से करते हैं। तो हम एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कुम टेस्ट। कुम टेस्ट के कितने टाइप्स हैं फ्रेंड, 2 टाइप्स है। कौन कौन से हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कुम टेस्ट को और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यूज्ड इन इम्यून हीमेटोलॉजी, यानी इम्यून हीमेटोलॉजी के अंदर इसका यूज किया जाता है। डायरेक्ट कुम टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इज यूज टू डिटेक्ट इफ एंटीबॉडी हैव फाउंड टू आरबीसी सरफेस एंटीजन इन विवो। वीवो का क्या मतलब है मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे मैं आपको बता सकूं वीवो का मतलब होता है लाइव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं आपको और भी कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट का क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि किसके अंदर एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए फाउंड होती है आरबीसी की सरफेस एंटीजन इन विवो के अंदर, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, बात करते हैं अपन। तो एग्जाम्पल ऑफ डिजीज दैट गिव द पॉजिटिव डायरेक्ट कुम टेस्ट, एंड कौन कौन सी डिजीज के अंदर जो है डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव आता है आपको, तो आर हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ ए न्यू बॉर्न, हीरोथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, RH एंड एबियो इनकॉम्बिट। यानी जो डायरेक्ट कुम टेस्ट है फ्रेंड्स, किस किस कंडीशन के अंदर पॉजिटिव आएगा ये भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि पॉजिटिव जो जैसे ऑप्शन में आपके पास आ सकता है कि 4 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव इन ऑल एक्सेप्ट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि डायरेक्ट कुम टेस्ट किस किस के अंदर पॉजिटिव आता है। तो जो डायरेक्ट किस किस के अंदर आता है, हिमोलाइटिक डिजीज़ के अंदर, न्यूबॉर्न की जो हिमोलाइटिक डिजीज़ होती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, RH एंड एबियो इनकम्प्लीट, इन तीनों के अंदर जो है आपका जो डायरेक्ट कुम टेस्ट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और यदि आप पहले से जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट की हम बात करें, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट जो है यूज टू डिटेक्ट इन विट्रो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। मैंने क्या बताया फ्रेंड, इन विट्रो जैसे आप बताते हैं ना, ट्यूब के अंदर जो बेबी का जो करते हैं अपन, उसी को क्या कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किसके अंदर करते हैं, इन विट्रो। ये आपको नोट करना है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती कर देते हैं। डायरेक्ट किसके अंदर, इन विवो, और इनडायरेक्ट किसके अंदर, इन विट्रो, जिसको अपन ट्यूब बेबी वाला जो कहते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इन विट्रो क्या है, हम इसकी भी बात करेंगे। इन एंटीनेटल पीरियड इट इज़ यूज टू स्क्रीन प्रेग्नेंट वोमेन एंटीबॉडीज दैट मे बी बिकॉज हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। एंड न्यूबॉर्न के अंदर हिमोलाइटिक डिजीज तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए एंटीनेटल पीरियड के अंदर इसका यूज किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है प्रेग्नेंट वोमेन की। इन विट्रो क्या होता है फ्रेंड्स, इन विवो क्या होता है हम देख लेते हैं। इन विट्रो एंड इन विवो आर 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है दैट यू मे बी एनकाउंटर ओकेजनली पर्टिकुलर व्हेन रीडिंग about scientific studies. In vivo refers to when research or work is done with or within an entire live organism. लाइव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, इन विवो का जो मतलब हो गया क्या, लाइव ऑर्गेनिज्म। लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि कोई रिसर्च वाला काम हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इन विवो। इन विवो के अंदर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, लाइव ऑर्गेनिज्म। इन विट्रो इज यूज टू डिस्क्राइब वर्क दैट परफॉर्म आउटसाइड ऑफ ए लाइव ऑर्गेनिज्म। लाइव ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड में क्या हो गया फ्रेंड्स, इन विट्रो यानी लाइव ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड में हो गया, और इसके अंदर लाइव ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ आपको नोट कर लो, इन विट्रो और इन विवो का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें ये जो मेन डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए पेशेंट विथ hemophilia is brought to the emergency department after injuring his knees. The nurse should anticipate the need to administer. फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत भी करते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्या पूछा गया, यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पेशेंट है वो क्या है, हीमोफीलिया है।
कहाँ लाया गया? इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। क्या हुआ? उसको इंजरी हुई है। कहाँ पे? नी यानी घुटने के यहाँ पे। तो नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी, क्या क्या देना होगा, नीड टू एडमिनिस्टर, किस चीज़ की पेशेंट को आवश्यकता होगी, क्या चीज़ उसको एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन बी है आरबीसी, ऑप्शन सी है फैक्टर 8 कंसनट्रेटेड एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर सी करेंगे, लेकिन इसका आंसर सी नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। उसका भी मैं रीजन देने वाला हूँ आपको, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नहीं पता है कि पेशेंट को हीमोफीलिया ए है कि बी है। यदि उसने स्पेसिफाई कर देता है कि हीमोफीलिया ए है, बी है, तो उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट देते हैं। यदि आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, उस कंडीशन में आपको क्या देना है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है। कब? जब इंजरी कोई पेशेंट आता है। अब ये ऐसे भी हो सकता है फ्रेंड्स कि कोई पेशेंट आया है हीमोफीलिया का और उसको ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में आपको क्या देना? तब भी आपको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही देना है। हीमोफीलिया के केसेस में आपको क्या देना है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जब तक कि आपको हीमोफीलिया आइडेंटिफाई नहीं कर दे कि ए और बी दे रखा तो अलग बात होती है, लेकिन सिर्फ हीमोफीलिया दे रखा हो तो उस कंडीशन में आपको जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जाएगा इसका राइट आंसर। हम इसका थोड़ा रेशनल देख लेते हैं ताकि और आपको ईजी समझ में आ जाएगा। द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया इंक्लूड द ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो हीमोफीलिया का जो ट्रीटमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है? ट्रांसफ्यूजन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन और कंसंट्रेट ऑफ डेफिशिएंट क्लोटिंग फैक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्मोप्रेसिन सिंथेटिक एडीएच इंक्रीज सिंथेटिक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8। यानी तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपको नहीं पता कि कौन सा हीमोफीलिया है, उस कंडीशन में आपको क्या ट्रांसफ्यूज करना है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा करना है। यदि आपको पता है कि हीमोफीलिया ए है तो उस कंडीशन में कौन सा क्या ट्रांसफर करेंगे? हीमोफीलिया बी है, उस कंडीशन में क्या करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया क्या क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, कंसंट्रेटेड डेफिशिएंट क्लोटिंग फैक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्मोप्रेसिन। तो कौन से, जैसे हीमोफीलिया ए हुआ तो उस कंडीशन में जैसे क्लोटिंग फैक्टर कौन सा कमी होगी तो आपको क्या देना है, तो वो हम बात कर लेते हैं। और इन द क्वेश्चंस इट इज़ नॉट क्लियर दैट द पेशेंट हैव वेदर हीमोफीलिया ए क्लोटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हीमोफीलिया ए जो है क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि क्लोटिंग फैक्टर 8 हीमोफीलिया जो ए है किसकी डेफिशिएंसी से होता है? क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। और हीमोफीलिया बी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। सो कैन नॉट एडमिनिस्टर क्लोटिंग फैक्टर 8। इसलिए आप जो है क्लोटिंग फैक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है? क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी किसके अंदर मिलेगी? हीमोफीलिया बी के अंदर। और हीमोफीलिया ए के अंदर किसकी डेफिशिएंसी मिलती है आपको? क्लोटिंग फैक्टर 8। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द 1 यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्लड दैट हैज़ बीन सेंट्रीफ्यूज सेपरेटेड एंड फ्रोजन सॉलिड विद इन 6 आवर ऑफ कलेक्शन। FFP यानी फ्रेश फ्रोज प्लाज्मा ऑल कंटेन ऑल क्लोटिंग फैक्टर दैट आर नीडेड और फॉर बोथ हीमोफिलिक ए एंड बी पेशेंट। यानी फ्रेंड्स इसके अंदर जो FFP यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसमें सभी प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। इसलिए जो है आपको जो है हीमोफिलिक ए और बी वाले पेशेंट के अंदर आप जो है FFP दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप। यहाँ पे जो है क्वेश्चन से यहाँ फ्रेंड्स इसकी जो है फुल फॉर्म क्या है? DDAVP की स्टैंड्स फॉर, इसकी क्या फुल फॉर्म है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारा ऑप्शन ए है 1-डाइएमिनो 8-डी-आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, ऑप्शन बी है 8-डी-एमिनो 8-डी-आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, ऑप्शन सी है हमारा 1-डी-एमिनो 5-डी-आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, ऑप्शन डी है 5-डी-एमिनो 8-डी-आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम बात करते हैं क्या करेक्ट आंसर है इसका। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज द ऑप्शन ए। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। यानी जो DDAVP की जो फुल फॉर्म है वो आपको जो स्टैंड्स यानी फुल फॉर्म उसकी क्या है आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आप इसको याद कर लीजिए। 1-डी-एमिनो 8-डी-आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। क्या है फ्रेंड्स? 1-डी-एमिनो 8-डी-आर्जिनिन। आपको जो है फ्रेंड्स ये 1 और 8 ये मेन याद रखना है। यानी डी-एमिनो पहले आपको क्या आएगा? 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? डी-एमिनो और यहाँ पे आर्जिनिन। ये चीज़ आपको नोट करनी है और इस प्रकार से आपको याद करना है। 1-डी-एमिनो 8-डी-आर्जिनिन वेसोप्रेसिन इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ वेसोप्रेसिन। ये क्या है फ्रेंड्स? सिंथेटिक फॉर्म है किसकी? वेसोप्रेसिन की। विच इंक्रीज द क्लोटिंग फैक्टर 8 सो इट इज़ यूज टू ट्रीट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या फ्रेंड्स ये क्या करता है? क्लोटिंग फैक्टर 8 को क्या करता है? इंक्रीज करता है।
इसलिए इसका यूज़ किसके अंदर किया जाता है, हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। DDAP का किसके अंदर यूज किया जाता है, हीमोफीलिया के अंदर किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ गेम फॉर ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया वाले बच्चे के लिए कौन सा जो गेम है वो सेफ माना जाता है। ऑप्शन ए है हमारा सोशल, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी है स्विमिंग एंड ऑप्शन डी है फील्ड हॉकी। ये क्वेश्चन का आंसर आप सबको आना चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, कौन सा सेफ गेम है हीमोफीलिया वाले के पेशेंट के अंदर। तो बात करें थे फ्रेंड्स इसके अंदर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑप्शन सी स्विमिंग। क्या रहेगा, स्विमिंग। एंड सेफ गेम कौन सा होता है हीमोफीलिया के लिए, स्विमिंग रहता है। इसका जो है रेशनल हम देख लेते हैं। इन हीमोफीलिया एडवाइज टू अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक बास्केटबॉल, हॉकी etc। यानी फ्रेंड्स हीमोफीलिया एक के अंदर क्या होता है, आपको जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, एडवाइज द पेशेंट टू प्रमोट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द मसल्स अराउंड जॉइंट टू मिनिमाइज ब्लीडिंग बाय ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग। फ्रेंड्स क्या होगा, यदि आप हीमोफीलिया में एक अंदर ये हीमोफीलिया का कोई पेशेंट है और यदि वो स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ करता है जैसे बास्केटबॉल या हॉकी, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, क्योंकि आप जानते हैं उसके अंदर किसी क्लोटिंग फैक्टर की कमी है, इसलिए उसके अंदर हीमोफीलिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, उस पेशेंट को क्या होता है, उसकी जो मोशन जो एक्सरसाइज को स्ट्रेंथ, जो मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करते हैं, उसको जो प्रमोट करते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, उसके अंदर जो है आप स्विमिंग जो है सबसे बढ़िया एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ये क्या करती है, जो टू मिनिमाइज ब्लीडिंग बाय ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग। एडवाइज द पेशेंट प्रमोट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द मसल्स अराउंड द जॉइंट टू मिनिमाइज ब्लीडिंग बाय ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, तो आप ये याद कर लीजिए फ्रेंड्स कि हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर कौन सा गेम सेफ है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन सी स्विमिंग, स्विमिंग करवाते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ 5-year-old child with AL is started on the chemotherapy protocol which include prednisolone, which of the following side effect of the medication to be anticipated। यानी फिर फ्रेंड्स क्या पूछा है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन आपको कितना समझना है कि यहाँ पे पूछा है कि प्रेडनिसोलोन को क्या है, साइड इफेक्ट कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए है हमारा एलोपेसिया, ऑप्शन बी है एनोरेक्सिया, ऑप्शन सी है वेट लॉस एंड ऑप्शन डी है मूड चेंजेस। ज़्यादातर लोग कीमोथेरेपी का नाम सुनते ही क्या करके आते हैं, राइट आंसर एलोपेशिया कर देते हैं। कीमोथेरेपी का नाम आए लोग एलोपेशिया इसका आंसर कर देते हैं, लेकिन प्रेडनिसोलोन के केसेस के अंदर इसका राइट आंसर एलोपेशिया कभी भी नहीं होगा। इसका रेशनल क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो जब प्रेडनिसोलोन का जो इसमें क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि प्रेडनिसोलोन विच इन ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन इज टू बी एंटिसिपेट, यानी प्रेडनिसोलोन का साइड इफेक्ट यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग साइड इफेक्ट के अंदर क्या कर देते हैं, एलोपेशिया कर देते हैं, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो चलिए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन डी है। क्या है, ऑप्शन डी मूड चेंजेस। और इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं प्रेडनिसोलोन का हम देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट ऑफ द स्टेरॉइड, स्टेरॉइड यानी जो प्रेडनिसोलोन है फ्रेंड्स, स्टेरॉइड है, आप सब लोग जानते हैं कि जो साइड इफेक्ट होता है स्टेरॉइड का या प्रेडनिसोलोन का वो क्या है, आर द सोडियम रिटेंशन, यानी सोडियम का रिटेंशन करता है, वेट गेन, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर इंक्रीज करवाता है, हाइपोकेलेमिया यानी पोटेशियम के लेवल को कम करता है। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए। यदि फ्रेंड्स हाइपोकेलेमिया कब कहते हैं फ्रेंड्स, यदि पोटेशियम का जो लेवल है 3.5 से जो है नीचे हो जाता है उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हाइपोकेलेमिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर, तो इसके अंदर कौन सा साइड इफेक्ट है, GIT अपसेट यानी मूड चेंजेस, जैसे कि अपने ऑप्शन में मूड चेंजेस था इसलिए अपन ने, तो आपको याद ये रखना है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा कि जो है प्रेडनिसोलोन का साइड इफेक्ट ये होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सोडियम रिटेंशन होता है, वेट गेन होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपोकेलेमिया, GIT अपसेट, मूड चेंजेस ये, और फ्रॉम माइल्ड यूफोरिया एंड इंसोमनिया टू मेनिया, हेलुसिनेशन एंड वायलेंट बिहेवियर, यानी ये वाले साइड इफेक्ट होते हैं। इनमें से यदि कोई भी साइड इफेक्ट है तो वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा प्रेडनिसोलोन के साइड इफेक्ट के अंदर। ठीक है, समझ गए आप सब लोग। नेक्स्ट जो बात करें लॉन्ग टर्म इफेक्ट की हम बात करें, तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है, अब ये भी चीज़ आपको नोट करनी है, यानी आपको ये याद रखना है कि प्रेडनिसोलोन का शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर देखिए कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, हर्सुटिज्म, वायरिलिज्म, इम्पोर्टेंस एंड इम्यूनोसप्रेशन, इम्पेयरमेंट इनटू द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच लीड टू इन्फेक्शन। तो ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो गए इसके, और ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट हो गए, तो इनको नोट कर लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
फ्रेंड्स यदि वीडियो को यदि आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए 10-year-old चाइल्ड सस्पेक्टेड टू हैविंग हॉजकिन डिजीज। द नर्स अंडरस्टैंड दैट विच डाटा आर मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिजीज। यहाँ पे क्या आया है फ्रेंड्स, हॉजकिन डिजीज़ आई है। क्या है, हॉजकिन डिजीज़। और जो एक पेशेंट है कितना है, 10 साल का चाइल्ड है, ठीक है, जो सस्पेक्ट किसका कर रहा है, हॉजकिन डिजीज़ के। द नर्स अंडरस्टैंड द विच डाटा आर मोस्ट क्रिटिकल ऑफ दिस डिजीज। यानी जो इसके अंदर क्या पूछा कि हॉजकिन डिजीज़ के अंदर कौन कौन से डेटा होते हैं, कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा पेनफुल एंड लार्ज इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ऑप्शन बी है पेनलेस फर्म एंड मूवेबल एडिनोपैथी इन द सर्वाइकल एरिया। ऑप्शन सी है फीवर एंड मेलाइज। एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स एनोरेक्सिया एंड वेट गेन। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो हॉजकिन जो डिजीज़ होती है, उस हॉजकिन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, पेनलेस होती है। क्या होती है, इसके अंदर जो सर्वाइकल एरिया के जो नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेनलेस होते हैं, ठीक है, पेनलेस। इसका आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, पेनलेस होती है हॉजकिन डिजीज़ के अंदर। तो मैं इसका रेशनल भी आपको देने वाला हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है। क्या है, ऑप्शन बी है, पेनलेस फर्म एंड मूवेबल एडिनोपैथी इन द सर्वाइकल एरिया। इसका रेशनल हम देख लेते हैं, हॉजकिन डिजीज़ के क्या क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो एनलार्ज फर्म नॉन टेंडर पेनलेस मूवेबल नोड्स इन द सुप्राक्लेविकुलर एरिया, सेंटिनल नोड्स में बी फर्स्ट एनलार्ज नोड इनटू, यहाँ पे ये 2 नहीं है फ्रेंड्स, ये 2 है, ऐसे 2 है, ठीक है। एनलार्ज फर्म नॉन टेंडर पेनलेस, यानी इसके अंदर जो फ्रेंड्स जो आपको जो नोट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, पेनलेस मिलेंगे, मूवेबल होंगे। जबकि जो नॉर्मली जो गांठ होती है उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको क्या मिलेगा, आपको वो इनमूवेबल होती है। लेकिन इसके अंदर जो हो फ्रेंड्स हॉजकिन डिजीज़ के अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, पेनलेस और मूवेबल नोट्स, ठीक है। ये आपको मेन है हॉजकिन डिजीज़ के अंदर, ठीक है, पेनलेस और मूवेबल नोट्स आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ पे, सुप्राक्लेविकुलर एरिया और सेंटिनल एरिया बी मे बी द फर्स्ट एंड लार्ज नोड इन दी इनटू द चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के अंदर, यानी बच्चों के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, पेनलेस मूवेबल नोट्स देखने को मिलते हैं। और कहाँ पे, सुप्राक्लेविकुलर एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटिनल नोड्स भी कहते हैं। एनलार्ज और फर्म नॉन टेंडर, दूसरी बात नॉन टेंडर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टेंडर। याद कर लो फ्रेंड्स, याद कर लो, यदि नहीं याद हो रहा है तो कॉपी में नोट कर लो ताकि याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज, यानी कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है हमारा 100 to 150 mg/dl। ऑप्शन बी है 150 to 200 mg/dl। ऑप्शन सी है 200 to 250 mg/dl। एंड ऑप्शन डी है 250 to 300 mg/dl। वॉट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वॉट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्या होता है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस दिस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 150 to 200 mg/dl। तो क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसका बता देना चाहता हूँ रेशनल, जो नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल अपन कब तक मानते हैं, अप टू 200 mg/dl। यानी यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl तक रहेगा, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या मानेंगे, उसको नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल मानेंगे। अब आपको यदि ऑप्शन के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि यही सब ऑप्शन हो, ऑप्शन घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है वो 200 से कम होता है। अब उस ऑप्शन के अंदर जो 200 से कम हो वो आपको करेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, 200 से जो कम हो उसको करेक्ट कर देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन ए करके आ जाओ, नहीं, आपको 200 के पास में कौन सा है वो करेक्ट करना है। कौन सा करना है, अप टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, अप टू 200, यानी 200 से ज़्यादा नहीं होता है, तो 200 से कम जो हो वो करना है, ठीक है। उसमें भी यूँ है कि 200 की, जैसे ये अपना 150 से 200 mg के बीच में, इसलिए अपन इसका करेक्ट आंसर माना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। रेशनल यहाँ पे दिया है मैंने, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ ब्लड इज अप टू 200 mg/dl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। फ्रेंड्स इस चीज़ का आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि लाइफ स्पान, उनको सबको याद रहता है कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इतना होता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख पाते हैं कि फीटल का पूछा है या एडल्ट का पूछा है। यदि आपके क्वेश्चंस के अंदर फीटल आरबीसी दे रखी है तो आपको क्या करना है, फीटल आरबीसी की जो लाइफ स्पान होता है कितना होता है, 80 डेज होता है। कितना होता है, फीटल आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है कितना होता है, 80 डेज का होता है। और एडल्ट आरबीसी का स्पान, लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज का होता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लो कि जब आप क्वेश्चन देखो तो उसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि यदि क्वेश्चन में फीटल आरबीसी पूछा है उस कंडीशन में आपको राइट आंसर 80 डेज जाएगा। और यदि कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ आरबीसी का लाइफ स्पान पूछा तो उस कंडीशन में कितना जाएगा, 120 डेज जाएगा। आपको यदि स्पेसिफाई कर दिया है तो उसका आंसर भी आपका स्पेसिफाई होगा। फीटल के अंदर जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है वो 80 डेज, और जो
एडल्ट होता है उसके अंदर लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज। यदि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पूछा हुआ आपसे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा आंसर 120 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है फीटल आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा है। फीटल आरबीसी हैज शॉर्टर लाइफ स्पान 80 डेज कंपेयर टू एडल्ट आरबीसी, यानी एडल्ट आरबीसी का कितना 120 डेज होता है और जो फीटल आरबीसी है उनका 80 डेज का लाइफ स्पान होता है। फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी देन दी एडल्ट हीमोग्लोबिन। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फीटल का जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसके अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है एडल्ट की तुलना में अच्छी होती है। यहाँ पे क्या लिखा बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी देन दी एडल्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन कंपोज ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ये भी आप ध्यान रख लो, क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर कौन कौन से, तो आपको ऑप्शन दे सकता है 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, ऐसे कुछ भी ऑप्शन आपको बना के दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। याद कर लो फ्रेंड्स, एडल्ट के अंदर 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है। लेकिन यदि आपको फीटल हीमोग्लोबिन के पूछ ले, फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ ले, उस कंडीशन में जो राइट आंसर आपका जाएगा वो क्या जाएगा, 2 तो अल्फा और 2 गामा चेन होती है। कौन सी होती है, 2 गामा और 2 अल्फा। ये चेंज नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है चेन है, बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है। तो 2 तो अल्फा चेन होती है और 2 गामा चेन होती है। किसके अंदर, फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 गामा, और एडल्ट के अंदर क्या होती है 2 अल्फा और 2 बीटा। याद कर लो फ्रेंड्स, इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट हु हैज़ द पॉलीसाइथीमिया वेरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग। यानी वो पेशेंट जिसको पॉलीसाइथीमिया वेरा है वो किसको प्रिवेंट करने पे फोकस करना है, कौन से नर्सिंग केयर क्या रहेगा फ्रेंड्स उसके अंदर, नर्सिंग केयर ऑफ ए पेशेंट हु हैज़ पॉलीसाइथीमिया वेरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग। यानी किसको प्रिवेंट करने के लिए जो है क्या करेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है हमारा डिसरिथमिया, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है डेक्यूबिटस अल्सर एंड ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसिस। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन डी। क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसिस। यानी इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स आपको, पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। अब ये थ्रोम्बोसिस क्यों देखने को मिलेगा इसका हम रेशनल देख लेते हैं। तो आप याद रख लो, पहली बात तो पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसिस, और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है नर्सिंग केयर दी जाती है। क्या है हम देख लेते हैं थोड़ा रेशनल इसके बारे में। इंक्रीज हीमेटोक्रिट अबव नॉर्मल लेवल नॉन एज पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया को जो मतलब होता है वो क्या होता है कि जो हीमेटोक्रिट है वो अपने नॉर्मल लेवल से कितना हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यानी अपने नॉर्मल लेवल से यदि हीमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अब ये पॉलीसाइथीमिया 2 कंडीशन में होते हैं, या तो मोर देन 65% हीमेटोक्रिट हो जाए, यानी हीमेटोक्रिट जो है 65% से ज़्यादा हो जाए, या फिर जो आरबीसी का जो काउंट है वो मोर देन 7 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, या तो उस आरबीसी का जो सेल्स का जो नंबर है या काउंट है वो 7 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर हो जाए, या फिर उसके हीमेटोक्रिट का जो लेवल कितना हो जाए 65% से अबव हो जाए। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। यानी पॉलीसाइथीमिया के अंदर आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही आपको बता देना चाहता हूँ मैं, आप यदि आपसे कोई डाउट है और आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9024307738। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और यदि आपको नर्सिंग वैकेंसी की PDF चाहिए तो उस कंडीशन में आपको जो है क्या ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले जाके। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको जो है इस स्क्रीन पे भी थोड़ी देर में दिखेगा जो वीडियो है जो मैंने आपको बताया था, जो पहला जो पार्ट था अपना ब्लड और क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड, उसको भी आप देख लें यदि आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।